Good morning students. Today we are going to start a new chapter from physical chemistry, chapter 4 chemical kinetics. So chemical kinetics में हम क्या पढ़ने वाले हैं? Kinetics का मतलब, kinetics एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है मूवमेंट, ठीक है। तो इसमें किस चीज़ के मूवमेंट, जो केमिकल रिएक्शन है उसकी मूवमेंट के बारे में बात करेंगे। जो केमिकल, इसमें केमिकल का मतलब है कि कोई केमिकल रिएक्शन का मूवमेंट कैसा है, ठीक है। सो बेसिकली केमिकल काइनेमेटिक्स, काइनेटिक्स, chemical kinetic, it is that branch of science which deal with the rate of reaction, rate of chemical reaction। किसके साथ डील करता है ये? रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन की रिएक्शन का रेट क्या है। रेट मतलब उसकी स्पीड क्या है, क्या स्पीड, स्लो है, फास्ट है, किस टाइप की स्पीड हो रही है, उस पर डील करता है। और क्या डील करता है? फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है। और किसके बारे में डील करता है? मैकेनिज्म बाय विच द केमिकल रिएक्शन प्रोसीड। क्या मैकेनिक्स है, क्या कि किस मैकेनिज्म से कोई भी रिएक्शन क्या है, प्रोसीड करता है, ठीक है। सो मैकेनिज्म बाय विच जो केमिकल काइनेटिक्स है ये किसके साथ डील करता है? फर्स्ट हम देखेंगे कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन के साथ, कि रिएक्शन कैसी है, स्पीड है, फास्ट है, स्लो है, क्या है उसकी स्पीड, उस पर देखेंगे। देन व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस दी केमिकल रिएक्शन, ठीक है। कौन कौन से फैक्टर, जैसे कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसमें अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो क्या होगा, अगर हम रिएक्टेंट का कंसनट्रेशन बढ़ा दें तो क्या होगा। तो क्या क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो किसी भी केमिकल रिएक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे कैटलिस्ट का यूज़ करेंगे तो किसी केमिकल रिएक्शन में क्या फ़र्क पड़ता है, ये सब हम पढ़ेंगे, ठीक है। फिर कौन सा मैकेनिज्म है जिससे कोई भी केमिकल रिएक्शन प्रोसीड होता है। फिर हम इसमें रेट लॉ भी पढ़ेंगे और उसके बाद हम पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर, ज़ीरो ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर केमिकल रिएक्शन और मॉलिक्यूलैरिटी। ये अलग अलग टाइप का टॉपिक है जो हम इसमें पढ़ने वाले हैं। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड से इस चैप्टर से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वहाँ से भी 6-7 नंबर के क्वेश्चन इस चैप्टर से आते ही हैं, ठीक है। तो ओवरऑल दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ईजी भी है और इम्पॉर्टेंट के साथ साथ ईजी चैप्टर भी है, तो एडवांटेज है आपका। तो हम धीरे धीरे करके एक एक टॉपिक को इसमें कवर करते जाएंगे इस चैप्टर में। पहले हम पढ़ते हैं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्या होता है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन? अगर मैं CR लिखूं केमिकल रिएक्शन को तो आप समझ लेना CR मतलब केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। सो रेट से क्या समझते हैं आप? रेट है ना, रेट ऑफ चेंज ऐसा पढ़ते हैं ना। वेलोसिटी क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्या मतलब हो रहा है उससे? मतलब समय के साथ, ओके, विथ टाइम एनी क्वांटिटी इज चेंजिंग, ठीक है। सो रेट को अगर हम डिफाइन करें तो रेट होता है चेंज इन एनी क्वांटिटी विथ टाइम। टाइम के साथ किसी क्वांटिटी में चेंज होना को हम क्या करते हैं, कहते हैं रेट बोलते हैं, ठीक है। अगर हम केमिकल रिएक्शन की बात करें, जैसे कोई केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, तो समय के साथ, टाइम के साथ क्या चेंज होगा इस केमिकल रिएक्शन में? क्या चेंज हो सकता है? देखो क्या चेंज होगा, पहले A B कंबाइन होंगे और C और D बनाते जाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या चेंज हो सकता है? कंसंट्रेशन चेंज हो सकता है। अगर A B C D सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में है तो क्या हो सकता है? कंसंट्रेशन में चेंजेस आ सकते हैं, ठीक है। क्या होगा? रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन समय के साथ, उल्टा बोल दिए,
रिएक्टेंट का कम होगा, इंक्रीज होगा और प्रोडक्ट का बढ़ेगा, है ना। क्या होगा, ए और बी आपस में रिएक्ट करके COD बनाने लगेंगे तो रिएक्टेंट जो है वो कम होने लगेंगे और प्रोडक्ट का जो फॉर्मेशन है वो बढ़ने लगेगा। होगा कि नहीं ऐसा। सो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन धीरे धीरे समय के साथ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम द रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है इट विल डिक्रीज एंड द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विल इंक्रीज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सो ये होगा। पर अगर ये सारे गैशियस फॉर्म में है तो गैशियस के फॉर्म में हम कंसंट्रेशन नहीं पढ़ते, हम क्या पढ़ते हैं, पार्शियल प्रेशर। ठीक है, क्या पढ़ते हैं, पार्शियल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा, आप देखो ए और बी आपस में कंबाइन हो रहे हैं, मतलब उनका अमाउंट धीरे धीरे कम हो रहा है, मतलब प्रेशर एक्सर्ट जो कर रहे हैं वो भी धीरे धीरे क्या होगा, कम होगा। तो रिएक्टेंट का पार्शियल प्रेशर टाइम के साथ कम होगा और प्रोडक्ट का पार्शियल प्रेशर टाइम के साथ बढ़ेगा। यहाँ आर और पी क्या शो कर रहे हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट शो कर रहे हैं। सो दीज आर रिएक्टेंट एंड दीज आर प्रोडक्ट। ठीक है, समझते हैं, रिएक्टेंट और ये क्या है, प्रोडक्ट है। सो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन में हम यही देखेंगे कि कैसे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम हो रहा है। ठीक है, सो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट, है ना, जो रिएक्टेंट है धीरे धीरे क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। तो इसमें हम पढ़ेंगे रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट, और प्रोडक्ट बन रहा है तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट एंड रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, और उसके बाद हम उसके बारे में हम ओवरऑल जो केमिकल रिएक्शन की रेट है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, सो इतना क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं हम लोग। ये समझ में आया ना कि रिएक्टेंट धीरे धीरे डिसअपियर हो जाएगा और प्रोडक्ट धीरे धीरे क्या होने लगेगा, फॉर्म होने लगेगा। तो उनका रेट क्या है, किस स्पीड से फॉर्म हो रहे हैं वो हमको निकालना है। सो अगर हमारे पास एक रिएक्शन है, एक रिएक्शन कंसिडर करते हैं, ठीक, जो R है ये क्या बना रहा है, P बना रहा है। ठीक है, सपोज एट टाइम T1 पे इसका कंसंट्रेशन था R1, ठीक है, और इसका कंसंट्रेशन था P1। टाइम T2 पे इसका कंसंट्रेशन हो गया R2 और इसका कंसंट्रेशन हो गया P2। ठीक है, हमने कोई टाइम लिया, सपोज 5 सेकेंड्स में इसका कंसंट्रेशन 0.5 मोल पर लीटर था और इसका 0.1 मोल पर लीटर था। इस स्टेप के बारे में बात करें। ठीक है, क्या बात करें, एट T=T1 में इसका कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन R1 था और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन P1 था। ठीक है, दूसरे टाइम पे इसका कंसंट्रेशन R2 हो गया, इसका कंसंट्रेशन P2 हो गया। तो इसमें R2 क्या होगा, R2 विल बी लेस देन R1। क्यों ऐसा, क्योंकि देखो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन धीरे धीरे क्या होगा, कम होते जाएगा, तो R2 कम होगा और R1 ज़्यादा होगा। और यहाँ प्रोडक्ट में क्या होगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन बढ़ रहा है तो P2 बड़ा होगा और P1 कम होगा। होगा कि नहीं, ऐसा होगा। तो हमको पहले निकालना है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ R। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट ऑफ कंसंट्रेशन लिख लेते हैं। ऑफ रिएक्टेंट क्या होगा, धीरे धीरे डिसअपियर होगा। ठीक है, सो इसका रेट क्या होता है, इसका रेट ऑफ चेंज होता है डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ R के कंसंट्रेशन में डिक्रीज होना डिवाइड बाय टाइम टेकन। ठीक है, क्या होगा, रेट ऑफ डिसअपियरेंस एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है, डिसअपियर होते जा रहा है रिएक्टेंट। इसको डिसअपियरेंस को डिक्रीज भी बोल सकते हैं, पर जनरली इसमें इस पूरे चैप्टर में डिसअपियरेंस करके बोला गया। ठीक है, सो रेट ऑफ डिसअपियरेंस इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन धीरे धीरे डिसअपियर हो रहा है, उसका रेट क्या है, रेट क्या है, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ R डिवाइड बाई टाइम टेकन। ठीक है, सो कितना डिक्रीज हो रहा है उसे कंसंट्रेशन में,
अब देखो कितना डिक्रीज हो रहा है, पहले R2 था, बाद में R1 हो गया। सो टोटल डिक्रीज कितना हो गया, R2 माइनस R1, ठीक है। टाइम टेकन कितना, टाइम टेकन कितना है, T2 माइनस T1 इज अ टाइम टेकन। कितने समय में हुआ है, सपोज T1 5 सेकेंड है, ठीक है, और ये 10 सेकेंड्स तो कितने सेकंड में ये R1 R2 R1 से R2 में पहुंचा है, कितने सेकंड में पहुंचा है, देखो 10 माइनस 5 सेकेंड्स में, तो वहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा 5 सेकेंड। तो वही बोल रहे हैं ये कितने टाइम इंटरवल में ये जो कंसंट्रेशन है R1 से R2 में बदला है, वो T2 माइनस T1। तो क्योंकि ये रेट ऑफ चेंज है तो इसको हम कैसे शो कर सकते हैं, डेल R बाई डेल T से। डेल यहाँ पर जो डेल है या डेल्टा है, डेल्टा जो क्या बता रहा है कि दैट इज़ अ रेट ऑफ दिस इज़ अ चेंज इन दी कंसंट्रेशन। यहाँ पर डेल्टा क्या बता रहा है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब आप देखो कि यहाँ पर आप देखो R2 जो है इट इज़ लेस देन R1 है कि नहीं, R2 जो है R1 से कम है, मतलब R2 माइनस R1 की वैल्यू किस में आएगी, माइनस में आएगी कि नहीं, ठीक है। R2 माइनस R1 की वैल्यू माइनस में आएगी, क्यों, समझ में आ रहा है, बिकॉज R2 इज लेस देन R1, R2 कम है R1 ज़्यादा, और R2 से आप R1 को माइनस में करो, जैसे R2 अगर 3 है तो R1 कितना होगा 5, तो R2 माइनस R1 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, -2, माइनस में आंसर आ जाएगा, आएगा, तो माइनस में आंसर आएगा। पर रेट जो है, कभी भी रेट जो है माइनस में नहीं होती है, इसके लिए हम यहाँ पर क्या लगा देते हैं, माइनस साइन लगा देते हैं, ठीक है। इसके लिए हम क्या लगा देते हैं, माइनस साइन, यहाँ पर सॉरी इसको ये माइनस साइन क्यों लगा रहे हैं, समझ में आ रहा है, क्योंकि रेट ऑफ डिसअपेरेंस, कोई भी जो रेट है केमिकल रिएक्शन का, ये माइनस में नहीं हो सकता। पर यहाँ पर R2 माइनस R1 किस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है, क्यों, क्योंकि रिएक्टेंट जो है धीरे धीरे कम होता जा रहा है, तो R2 की वैल्यू कम होगी, R1 की वैल्यू ज़्यादा होगी, तो उसको कंपनसेट करने के लिए हम वहाँ पर क्या लगा दे रहे हैं, माइनस लगाएंगे। तो ये जो है इस तरीके से आ जाएगा, रेट ऑफ डिसअपियरेंस क्या आ जाएगा, माइनस डेल्टा R बाई डेल्टा T। यहाँ पर R जो है बड़े ब्रैकेट में है, इसका मतलब यहाँ पर हम R की कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं, और कैसे कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन, मोल पर लीटर, यहाँ पर क्या यूनिट होगी उसकी, मोल पर लीटर होगी। सो दिस इज़ द रेट ऑफ डिसअपियरेंस। अब दूसरा हम निकालेंगे रेट ऑफ फॉर्मेशन, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, उसका रेट क्या होगा, ठीक है। तो क्या होगा उसका, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय टाइम टेकन, ठीक है। सो यहाँ पर तो इंक्रीज हो रहा है, मतलब अगर P2 माइनस P1 करूँगी तो पॉजिटिव क्वांटिटी ही आएगी, इसलिए जब प्रोडक्ट का केस होता है ना तो यहाँ पॉजिटिव साइन ही लेते हैं, डेल्टा P बाई डेल्टा T, ठीक है। ये पॉजिटिव साइन ही ले रहे हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो P2 ज़्यादा है P1 कम है, तो P2 माइनस P1 हमेशा क्या होगा, इट विल बी ग्रेटर देन 0, क्योंकि P2 ज़्यादा है और P1 कम है, समझ रहे हैं, तो इट शुड बी ग्रेटर देन, इट विल बी ग्रेटर देन 0। सो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है, प्लस डेल P बाई डेल T। तो ये निकल गया रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। सो ओवरऑल अगर हम रिएक्शन की बात करें, रेट ऑफ रिएक्शन की, सो ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन होता है, इट इज़ इक्वल्स टू, दोनों के इक्वल होता है, रेट ऑफ रिएक्शन आइदर इट इज़ इक्वल्स टू द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, दोनों के इक्वल होता है। सो रेट ऑफ रिएक्शन इज माइनस डेल्टा R बाई डेल्टा T, और इट इज इक्वल्स टू प्लस डेल्टा P बाई डेल्टा T। So this is the formula for rate of reaction, where R and P are the reactant and product. So rate of reaction क्या होता है, it is equals to जो भी आपका reactant है उसका माइनस में रेट, ठीक है, और अगर प्रोडक्ट है तो उसका प्लस में होगा। क्लियर हुआ, एक एग्जाम्पल से समझ जाते हैं हम लोग, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं लिखती हूँ।
ये एक रिएक्शन है। वैसे तो ये आप बोलोगे दिस इज़ इक्विलिब्रियम इक्वेशन, क्योंकि दोनों तरफ चलता है, फॉरवर्ड में भी चलता है, बैकवर्ड रिएक्शन भी होता है इसका, तो आपको रिवर्सिबल साइन लगाना चाहिए क्योंकि ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। पर हम यहाँ पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है इसमें हमेशा केमिकल काइनेटिक्स में हमेशा फॉरवर्ड रिएक्शन के बारे में बात करें, क्योंकि हमारा मेन एम क्या है, प्रोडक्ट चाहिए हमको, है ना, प्रोडक्ट हमको ज़्यादा अमाउंट में चाहिए। क्योंकि केमिकल काइनेटिक्स का यूज़ हम कहाँ करते हैं, जो केमिस्ट होते हैं वो यूज़ करते हैं केमिकल काइनेटिक्स का, क्योंकि केमिकल काइनेटिक्स का यूज़ करके ही उनको पता चलता है कि हमको प्रोडक्ट कितने समय मिलेगा, कब मिलेगा, ठीक है, और किस तरीके से हम प्रोडक्ट की जो है फॉर्मेशन जो है हम इंक्रीज़ कर सकते हैं, प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ा सकते हैं, ये सब उनको रेट ऑफ रिएक्शन अगर से ही पता चलता है, ठीक है। कोई जैसे हमने लास्ट ईयर थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा था ना, थर्मोडायनेमिक्स हमको क्या बताता था कि कोई भी रिएक्शन फिजिबल है कि नहीं, वो रिएक्शन पॉसिबल है कि नहीं, ठीक है। अगर डेल्टा जी जो गिब्स फ्री एनर्जी है इट इज़ लेस देन 0, देन हम क्या बोलते थे कि वो जो रिएक्शन है वो क्या है, पॉसिबल है, ठीक है। अगर डेल्टा जी लेस देन 0 है तो वो रिएक्शन फिजिबल है, फिजिबल मतलब वो रिएक्शन हो सकता है। पर केमिकल काइनेटिक्स बताता है कि अगर ठीक है वो रिएक्शन तो हो जाएगा, पर कब होगा, कितना टाइम लगेगा, ठीक है। क्योंकि हमको अगर कोई भी प्रोडक्ट बनाना है लैब में या फिर इंडस्ट्रीज़ में हमको कोई प्रोडक्ट बनाना है तो हमको पता होना चाहिए भाई कि प्रोडक्ट हमको कब तक मिलेगा, कितना समय लगेगा उस प्रोडक्ट को फॉर्मेशन में, ठीक है। जैसे कि आपको बताते हैं जो डायमंड है ना, डायमंड जो है धीरे धीरे ग्रेफाइट में चेंज हो जाता है, ये प्रोसेस फिजिबल है, ठीक है। ऐसे ही रखे रखे डायमंड किस में चेंज हो जाएगा, ग्रेनाइट में चेंज हो जाएगा। थर्मोडायनेमिक्स बोलता है ये रिएक्शन फिजिबल है, पर आपको ये रिएक्शन होता दिखाई नहीं देगा क्योंकि रिएक्शन इतना ज़्यादा स्लो है, बहुत ही स्लो है ये रिएक्शन। बिलियंस ऑफ ईयर में जो गोल्ड जो डायमंड है वो किस में चेंज होगा, ग्रेफाइट में, ठीक है। बिलियंस ऑफ ईयर्स में वो जो डायमंड है वो ग्रेफाइट में चेंज होगा, ऐसे ही रखे रखे चेंज हो जाएगा। तो केमिकल काइनेटिक्स हमको क्या बताता है कि कोई भी रिएक्शन कितना स्लो फास्ट होगा उसके हिसाब से फिर हम प्रोडक्ट बनाएंगे, है ना, कि भाई अब फिजिबल तो है बट होगा ये रिएक्शन, पर कितने सालों लग जाएंगे, अरबों साल, मिलियंस ईयर लग जाएंगे, तो वो रिएक्शन हम करवाएंगे क्या, नहीं करवाएंगे वैसे रिएक्शंस। तो केमिकल काइनेटिक्स इसलिए केमिस्ट का जानना ज़रूरी है ताकि उनको पता चले कि भाई ये प्रोडक्ट जो है वो कितने समय में मिलेगा, उसको कितना टाइम लगेगा, क्योंकि उसको मार्केट में उसको सेल करना है ना, तो इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन जानना बहुत ज़रूरी होता है। ओके, तो इसलिए हम पढ़ते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। तो अगर हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन है, इसमें हमको निकालना है रेट ऑफ फॉर्मेशन। सो ये क्या है, रिएक्टेंट है, ये क्या है, प्रोडक्ट है। सो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ PCl5, PCl5 क्या होगा, डिसअपीयर होगा क्योंकि वो रिएक्टेंट है, तो वो क्या हो जाएगा, माइनस PCl5 डेल्टा PCl5 बाई डेल्टा T। ये होगा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ PCl5। माइनस में होगा क्योंकि रिएक्टेंट साइड पे है। अगर हमको प्रोडक्ट साइड का निकालना है तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ PCl3, PCl3 का रेट ऑफ फॉर्मेशन निकालना है तो वो कैसे होगा, ये प्लस में आएगा, प्लस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 डिवाइड बाय डेल्टा T, ये होगा रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ PCl3। वैसे ही आपको निकालना है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Cl2 क्लोरीन के लिए, है ना, तो वो भी होगा डेल्टा Cl2 डिवाइड बाई डेल्टा T, ठीक है। तो ये रेट ऑफ फॉर्मेशन और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस हो गया। अब रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन देखेंगे। सो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस डेल्टा PCl5 बाई डेल्टा T इज इक्वल टू ये हो गया रेट ऑफ रिएक्शन फॉर दिस केमिकल रिएक्शन, ठीक है। किसी के भी इक्वल हो सकता है। आपको एग्जाम में जैसे
इसमें न्यूमेरिकल ज़्यादा आते हैं, तो जो न्यूमेरिकल्स हैं आपको जिसका भी कंसेंट्रेशन दिया है उस हिसाब से उसकी वैल्यू रख के आप क्या निकाल सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। अगर आपको PCl5 का कंसेंट्रेशन दिया है तो उस हिसाब से आप ये वाला फॉर्मूला रखेंगे और रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे। अगर आपको PCl3 का कंसेंट्रेशन दिया है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, Cl2 का दिया है तो ये वाला, ठीक है। सो रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल होता है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट और इट इज़ इक्वल्स टू द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, दोनों के ही इक्वल होता है रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये पहला क्वेश्चन था रेट ऑफ रिएक्शन का, ठीक है। अभी तो देखो यहाँ पर जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट थे वो 1 1 थे, है ना। यहाँ पर देखो कोई स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट था क्या, नहीं था। पर क्या अगर कोई स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट हो तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। Calculation of rate of reaction involving different stoichiometry calculation, involving different stoichiometry coefficient। अगर हमारे पास कोई ऐसा केमिकल रिएक्शन है जिसमें क्या है, स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट भी, जैसे कि है ना, तो आप देखोगे ये जो केमिकल रिएक्शन है उसके सामने स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स भी लगे हुए हैं। तो इसमें हम रेट ऑफ डिसअपियरेंस या रेट ऑफ अपीयरेंस या रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे। जब हम रेट ऑफ डिसअपियरेंस या रेट ऑफ फॉर्मेशन निकालते हैं ना, उसमें हम स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन को, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स को कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक है। बट जब हम रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे तो उस केस में हम स्टोइकियोमेट्री ये जो कोफिशिएंट है उसको कंसिडर करेंगे। कैसे करते हैं चलो देखेंगे। जैसे कि अगर मैं देखती हूँ रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए का रेट ऑफ डिसअपियरेंस क्या है, क्योंकि ये रिएक्टेंट है तो इसमें हमेशा रेट क्या होगा, माइनस साइन पे होगा। सो माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी, ठीक है। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा बी डिवाइड बाई डेल्टा टी, ठीक है। यहाँ माइनस क्यों है, क्योंकि ए और बी रिएक्टेंट है, ये कमी हो रही है। यहाँ पर माइनस साइन क्या बता रहा है कि यहाँ पर कंसंट्रेशन में कमी हो रही है, इनका कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है ए और बी का। बट सी के केस में कंसंट्रेशन क्या होगा, इंक्रीज। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा प्लस डेल्टा सी बाय कैपिटल सी बाय डेल्टा टी। ये तो हो गया रेट ऑफ फॉर्मेशन और रेट ऑफ डिसअपियरेंस। जब इसके लिए हम रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे ना तो कैसे करेंगे, जब हम रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे तो ये जो है कोफिशिएंट जो है, ठीक है, ये जो कोफिशिएंट्स है उसको हम डिवाइड कर देंगे। ये जो कोफिशिएंट है इसको हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। सो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी, और ये जो कोफिशिएंट है उसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो ये 1 बाई ए आ जाएगा, ठीक है। सेकेंड के केस में क्या करेंगे, डेल्टा बी बाई डेल्टा टी, और ये जो बी है इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट इसके केस में क्या हो जाएगा, डेल्टा सी बाई सी इंटू डेल्टा टी। तो जो कोफिशिएंट्स होते हैं उसको हम क्या करते हैं, डिवाइड करेंगे। जो भी आपके नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट दिए हैं, उनको हमको क्या करना है, डिवाइड करना है। जब हम क्या निकालेंगे, रेट ऑफ रिएक्शंस निकालेंगे। सो 1 बाई उस कोफिशिएंट को लिखना है, ठीक है। इसको आप अलग से भी लिख सकते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। 1 बाई ए, ठीक है, 1 बाई बी, और ये माइनस 1 बाई सी। तो इसको अलग से लिख दीजिए, 1 बाई ए, 1 बाई बी, 1 बाई सी। तो जो कोफिशिएंट है उसको हम क्या कर रहे हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, उसको डिवाइड कर रहे हैं। तो इसका भी एक एग्जाम्पल लेते हैं।
2N2O5 4NO2 प्लस O2, ठीक है। अब आपको इसमें निकालना है रेट ऑफ डिसअपियरेंस, रेट ऑफ फॉर्मेशन। तो देखो कौन डिसअपियर होगा यहाँ पर, रेट ऑफ डिसअपियरेंस किसका निकालेंगे हम, N2O5 का, ठीक है। सो N2O5 का रेट ऑफ डिसअपियरेंस क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा कंसनट्रेशन ऑफ N2O5 डिवाइड बाय डेल्टा T। फॉर्मेशन किसका हो रहा है, देखो NO2 का भी फॉर्मेशन हो रहा है, O2 का भी। सो फॉर्मेशन, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 क्या हो जाएगा, प्लस होगा, प्लस NO2 डिवाइड बाई डेल T। वैसे ही रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 कितना हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया रेट ऑफ फॉर्मेशन और रेट ऑफ डिसअपेरेंस। अब रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए हमको क्या करना है, जो कोफिशिएंट है उसको भी कंसिडर करना है। तो रेट ऑफ रिएक्शन इसका क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन 1/2 इंटू माइनस डेल्टा इंटू O5 डिवाइड बाई डेल्टा T, ठीक है। और क्या हो सकता है, रेट ऑफ रिएक्शन 1/4 इंटू डेल्टा NO2 डिवाइड बाई डेल्टा T, ठीक है। और क्या हो सकता है, 1, इसमें देखो यहाँ पर कोई कोफिशिएंट नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर 1 है तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप सीधा लिख सकते हो डेल्टा O2 डिवाइड बाई डेल्टा T। तो समझ में आ रहा है ना, ये 4 रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू द रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ फॉर्मेशन। पर अगर कोफिशिएंट हो तो क्या किसके इक्वल होता है, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू 1 बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इनटू रेट ऑफ अपीयरेंस या फिर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। तो ये होता है फॉर्मूला, ठीक। समझ में आया ना कैसे N2O5 का डिक्रीज हो रहा है इसलिए हम माइनस में ले रहे हैं बाय डेल्टा T, ये तो फॉर्मूला ही होता है ना। यहाँ कोफिशिएंट ले रहे हैं, जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है उसको उसको नीचे लेते हैं, हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं। तो ये हो गया रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये जो फॉर्मूलेज हैं, ये इतना अगर आपको समझ में आ गया रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिख रहे हैं हम, तो आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ईजी हो जाएंगे, जो आगे हम पढ़ने वाले हैं। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन या ज़ीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर जो रिएक्शंस पढ़ेंगे, ये बेसिक अगर ये समझ में आ गया ना तो बाकी पूरा जो चैप्टर है बहुत इजी है, वो इजीली आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। इतना क्लियर हुआ, ओके। रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और जो छूट गई है वो थोड़ा सा बता देते हैं। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन अकॉर्डिंग टू रेट, ठीक है। रेट के अकॉर्डिंग, रेट ऑफ रिएक्शन के अकॉर्डिंग, मतलब कोई रिएक्शन स्पीड है, बहुत स्पीड से हो रही है, या कोई स्लो हो रही है, या मॉडरेट स्पीड है, उसके अकॉर्डिंग हमने केमिकल रिएक्शन को 3 में डिवाइड कर रखा है, ठीक। तो इसको नोट कर लिया, ये समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। पहला है वेरी फास्ट केमिकल रिएक्शन, ठीक है। वेरी फास्ट केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, जैसे ही रिएक्टेंट जो है आपस में, आप दोनों रिएक्टेंट को मिक्स करोगे तुरंत उसका रिएक्शन हो जाता है विद इन अ फ्रैक्शन, मतलब इतनी जल्दी हो जाता है कि नैनो सेकेंड्स, पिको सेकेंड्स में वो रिएक्शन हो जाता है। आप मतलब बस रिएक्टेंट डाला और वो रिएक्शन हो गया, ठीक है। इतनी फास्ट होता है वो रिएक्शन। तो ऐसे जो फास्ट रिएक्शन होते हैं उनको हम बोलते हैं वेरी फास्ट केमिकल रिएक्शन। दे ऑकर एज सून एज रिएक्टेंट्स आर मिक्स्ड। जैसे ही रिएक्टेंट मिक्स्ड होते हैं तुरंत ये रिएक्शंस हो जाते हैं। तो जितने भी आयनिक रिएक्शंस हैं दे आर एग्जाम्पल, ठीक है। आयनिक रिएक्शन मतलब ऐसे रिएक्शन जहाँ पर आयंस के एक्सचेंज हो रहा है, वहाँ पर कोई बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहा है, आयनिक रिएक्शंस है। जैसे एग्जाम्पल है जितने भी प्रेसिपिटेट रिएक्शन है ना, जिसमें आयंस एक्सचेंज हो रहे हैं ना, प्रेसिपिटेट या डबल डिस्प्लेसमेंट या जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है इट इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ वेरी फास्ट केमिकल रिएक्शन। जैसे आप AgNO3 NaCl को मिलाएंगे तुरंत आपको AgCl का वाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा। यहाँ पर कोई बॉन्ड जो है
बॉन्ड ब्रेक इन दिस काइंड ऑफ रिएक्शन। किसी ये जो वेरी फास्ट ये जो आयनिक रिएक्शन होते हैं इसमें कोई बॉन्ड की ब्रेकिंग नहीं होती, सिर्फ यहाँ पर आयन्स एक्सचेंज होते हैं। देखो Ag प्लस आयन है, NO3 भी माइनस आयन है, Na प्लस आयन है, Cl माइनस आयन है। यहाँ पर क्या हो रहा है, Ag और Cl आपस में मिल रहे हैं, NaNO3 आपस में मिल रहे हैं, यहाँ आयन एक्सचेंज हो रहे हैं, यहाँ कोई बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहा है। सो जो आयनिक रिएक्शन होते हैं ये वेरी फास्ट केमिकल रिएक्शन है। अगला जो रिएक्शन है वो बहुत ही वेरी स्लो केमिकल रिएक्शन। दूसरा जो हम क्या पढ़ेंगे, वेरी स्लो केमिकल रिएक्शन। तो आपको ऐसा केमिकल रिएक्शन सोच सकते हैं जो बहुत ही स्लो होता है। बहुत स्लो मतलब इस रिएक्शन को होना, ये बहुत एक्सट्रीमली स्लो होते हैं। इनको होने में 1 महीना, 2 साल, 3 साल, ऐसे बहुत साल लग सकते हैं इन रिएक्शंस को होने में। तो पहला इसका एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन इज़ एन एग्जांपल ऑफ वेरी स्लो प्रोसेस। आप आयरन को बाहर रख दिए, तुरंत वो रस्ट हो जाता है क्या, या दूसरे दिन रस्ट आ जाती है क्या उसमें, नहीं, ठीक है। तो इसको रस्टिंग में टाइम लगता है, ठीक है। और आजकल तो हम इतना पेंटिंग वेंटिंग कर देते हैं कि रस्टिंग और लंबा प्रोसेस हो जाता है। सो रस्टिंग ऑफ आयरन इज़ अ वेरी स्लो केमिकल रिएक्शन। अब जो थर्ड टाइप का रिएक्शन होता है वो मॉडरेट होता है। मॉडरेट स्पीड केमिकल रिएक्शन। मॉडरेट स्पीड मतलब कुछ समय लगेगा, 1 मिनट, 2 मिनट, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, ऐसा कुछ टाइम लगेगा इस रिएक्शंस को होने में। सो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन ऑकर इन फाइनाइट टाइम, मतलब आप टाइम बता सकते हैं भाई ये रिएक्शन 2 सेकेंड में हुआ, 10 मिनट में हुआ। तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन ऑकर्स इन फाइनाइट टाइम, कुछ समय लगता है इस रिएक्शंस को होने में। यहाँ पर क्या होते हैं, देयर इज़ अ ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। जनरली जो कोवैलेंट बॉन्ड है उनकी ब्रेकिंग होगी। एग्जाम्पल जैसे N2 + 3H2 gives NH3, ठीक है। अब यहाँ पर देखो बॉन्ड की ब्रेकिंग हो रही। पहले यहाँ पर N जो है आपस में ट्रिपल बॉन्ड बनाया हुआ था, हाइड्रोजन जो है इस तरीके से सिंगल बॉन्ड बनाया था। तो पहले तो ये बॉन्ड सारे ब्रेक होंगे, फिर क्या होगा, इस तरीके से बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड होता है, इसलिए इसको होने में थोड़ा समय लगता है। सो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड मॉडरेट स्पीड केमिकल रिएक्शन। और जो केमिकल काइनेटिक्स है हम इसमें इसी टाइप के रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं जो मॉडरेट स्पीड होती है जिनकी। हम ऐसे रिएक्शन के बारे में भी नहीं पढ़ेंगे जो बहुत फास्ट हो जाते हैं, क्योंकि इसमें हमारा कोई कुछ भी हम कर नहीं सकते, क्योंकि जैसे आपने रिएक्टेंट डाला तुरंत वो रिएक्शन हो गया। और हम तो यही चाहते हैं कि फास्ट हो रिएक्शन, है ना, हम नहीं चाहते स्लो हो। अब रिएक्शन इतने स्लो हैं कि इसको इनमें जो चेंजेस हैं वो इतने दिनों बाद, इतने सालों बाद दिखते हैं ना, कि इस रिएक्शन के बारे में भी हम नहीं पढ़ते। हम किसके बारे में पढ़ते हैं, केमिकल काइनेटिक्स में ऐसे रिएक्शन जो मॉडरेट स्पीड में होते हैं, जिनमें होने में कुछ समय लगता है, फाइनाइट समय लगता है, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, इस टाइप का फाइनाइट टाइम लगता है, वो वाले रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। और इस रिएक्शन में क्या होती है, बॉन्ड्स की ब्रेकिंग एंड मेकिंग होती है, ठीक है। यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक हुआ और नए बॉन्ड बने, तो यहाँ ब्रेकिंग और मेकिंग होती है बॉन्ड की। तो हम इस पूरे चैप्टर में इसी टाइप के रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे जिनमें मॉडरेट होता है। ओके, सो ये था इंट्रोडक्शन पार्ट जिसमें हमने कवर किया कि केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन क्या होते हैं और रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। अगर आपको इतना समझ में आ गया ना तो कुछ 2-3 न्यूमेरिकल तो आपके बुक के बन ही जाएंगे। ओके, जो नेक्स्ट क्लास है उसमें हम लोग पढ़ेंगे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन और इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ तक अगर कोई डाउट हो जस्ट लेट मी नो। थैंक यू।